नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की तत्कालीन परिस्थितियों के चलते वहाँ विशेष रूप से आयोजित सीटेट वर्ष 2012 के पेपर 2 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागॉजिकल इश्यूज़ यानी शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों से अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 107। कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वाधिक बेहतर तकनीक है। आपके ऑप्शन है। पहला, शिक्षक स्वयं शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर दें। दूसरा, शिक्षक बच्चों को अनुमान लगाने के अवसर दें। तीसरा, शिक्षक उन शब्दों पर ध्यान ही न दें। और चौथा, शिक्षक बच्चों से ही बताने के लिए कहें। अब यदि हम इन चारों विकल्पों पर विचार करें तो हमारा पहला विकल्प बहुत प्रभावी नहीं है और इसे सर्वाधिक बेहतर तकनीक नहीं कहा जा सकता कि शिक्षक स्वयं शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर दें। तीसरा, शिक्षक उन शब्दों पर ध्यान ही ना दें, तो ये तो फौरी तौर पर आप इसे रिजेक्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक बच्चों से ही बताने के लिए कहें, तो यह भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो राइट आंसर है वह है आपका दूसरा विकल्प, शिक्षक बच्चों को अनुमान लगाने का अवसर दें। अब यह प्रश्न इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अनुमान लगाने की प्रक्रिया या कहें कि उसकी विधि को थोड़ा सा यहाँ समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम अनुमान को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए, अनुमान पर दो दृष्टियों से हम विचार करेंगे। पहला है इसके शाब्दिक विवेचन की दृष्टि, फिर हम दूसरे पहलू से देखेंगे कि इसका सरल रूप में अनुमान क्या है। शाब्दिक दृष्टि से यदि हम देखें तो अनुमिति के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचना अनुमान कहलाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अनुमिति क्या है। तो वह ज्ञान जो निगमन द्वारा या आप कह लें कि तर्क, न्याय संगत तर्क द्वारा प्राप्त हो, उसे हम अनुमिति कहते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो अनुमान में हम न्याय संगत तर्क द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यहाँ एक बात और जो कि उल्लेखनीय है वह यह है कि अनुमान न्यायशास्त्र अथवा हम कहें कि न्याय दर्शन के ज्ञान प्राप्ति के 4 साधनों में से एक है। अब इन्हीं नैयायिकों की दृष्टि में ही हम यदि अनुमान के को एक उदाहरण से देखें तो उसमें वो बताते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अर्थात यदि आप कहीं दूर खड़े हैं और दूर से धुएं का गुबार उठते हुए देख रहे हैं तो उस धुएं के उठने से वहाँ पर आग की सत्ता के होने का अनुमान हो जाता है, भले ही वह अग्नि आपको दूर से नहीं दिख रही है। यह उनकी दृष्टि में अनुमान प्रमाण कहलाता है। अब हम अपनी दूसरी दृष्टि पर विचार करें, यानी उसका सरलतम रूप अगर हम देखें तो अनुमान का सरल और सीधा सा अर्थ होता है अंदाज़ा लगाना। अर्थात हम इसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस बात को यदि हम इस प्रश्न के संदर्भ में देखें तो कठिन शब्द जो कि बच्चे के सामने उस समय प्रत्यक्ष है, उससे अप्रत्यक्ष यानी उस शब्द का जो अर्थ है जो कि अप्रत्यक्ष है उस तक पहुंचने का ज्ञान, यही अनुमान हो जाएगा। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई पाठ बच्चा पढ़ रहा है अथवा शिक्षक पढ़ा रहा है, वहाँ पर एक नेत्र शब्द आ जाता है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में नेत्र पद या शब्द कह लें वो एक कठिन शब्द हो गया बच्चे के लिए, जबकि उसका समानार्थी आँख जिससे वो परिचित है, अर्थात आँख शब्द को वो भली भांति जानता है, नेत्र शब्द को लेकर के
कठिनता महसूस कर रहा है। अब एक तरीका यह हो सकता है कि आप उसका अनुवाद, एक शिक्षक के रूप में आप उसका अनुवाद करके उसको बता दें कि बेटा आँख को ही हम नेत्र कहते हैं। परंतु यहाँ पर जो अनुवाद विधि होगी वह अनुमान विधि की अपेक्षा प्रभावशाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अनुवाद विधि में शब्द का अर्थ बता देने के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ ही दिनों में वह उसको विस्मृत कर सकता है या उसे विस्मृत हो सकता है। और दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि धीरे धीरे जो आपका शिक्षार्थी है, जो लर्नर है, वह शिक्षक पर डिपेंड हो जाता है शब्दों के अर्थ के लिए। तो उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अनुमान विधि का अधिकाधिक प्रयोग करें, जिससे वो शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए, उन्हें खोजने के लिए खुद से उत्साहित रहे। अब अपने इस उदाहरण के संदर्भ में हम देखें तो नेत्र पद या शब्द पर आपको विचार करने के लिए उस शिक्षार्थी से कहना होगा, जिसमें वह अपने पूर्व अर्जित ज्ञान को टटोलने का प्रयास करेगा, पहला। दूसरा यह भी हो सकता है कि यह नेत्र पद या शब्द जिस पाठ के संदर्भ में आ रहा है उससे पूर्व का अंश, यानी जहाँ नेत्र शब्द की स्थिति है उससे पूर्व का अंश अथवा बाद का अंश भी जो है वह उस नेत्र शब्द के अर्थ के अनुमान की तरफ बढ़ने में सहायक हो सकता है। और ऐसा कई बार देखा भी जाता है, हम आप भी उसको फेस करते हैं। मान लीजिए इस स्थिति के बावजूद भी बच्चा उस नेत्र शब्द के अर्थ का अनुमान करने में असफल रहा, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप 2-3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को पहले से कोई शब्द ज्ञात है और सादृश्यता उसकी बन रही है, समानता स्थापित हो रही है, तो वहाँ इसके ज़रिए आप अनुमान तक बच्चे को पहुँचने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, आप मूक अभिनय या जिसे माइमिंग कहते हैं, उसके ज़रिए भी बच्चों को अनुमान लगाने में सहयोग कर सकते हैं। तीसरा, आप चित्रों का उपयोग भी कर सकते हैं जिससे वो अनुमान तक पहुंच सकें और उस कठिन शब्द का अर्थ तलाश सकें। तो अब हम समझते हैं कि आप अनुमान को ठीक ढंग से समझ गए होंगे और यह आपको ज्ञात हो गया होगा कि सर्वाधिक जो बेहतर तकनीक है किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने की, वह अनुमान विधि है। चूँकि इसमें काफ़ी चिंतन करने का, सोच विचार करने का बच्चे को अवसर मिलता है, तो यह अनुवाद विधि की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। और ऐसा आप में से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने भी कई बार महसूस किया होगा, जिस पर आपने कुछ ज़्यादा झंझावात झेले हैं जिन कठिन शब्दों के अर्थ तलाशने में, वो आपको अधिक स्थायी रूप से याद हुए होंगे, बजाय इसके कि अगर किसी ने उस शब्द का अर्थ बता दिया हो तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 108, कविता में भावपूर्ण पठन किसके लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? आपके विकल्प हैं, पहला भावग्रहण, दूसरा गायन, तीसरा सौंदर्य और चौथा परंपरा निर्वाह। आइए एक कविता के माध्यम से हम इसके उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह रचना सुमित्रानंद पंत जी की है, जिसमें वो कहते हैं, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावें जिसमें अखिल व्यक्ति, मिल जावें जिसमें अखिल व्यक्ति। अब इस कविता के श्रवण के बाद, सुनने के बाद, मैं आपसे अगर सीधा सा प्रश्न करूं कि इस कविता में
आपको रस इसके छंद, अलंकारों, शब्दों के अर्थों का बोध हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन आप इसकी मूल भावना को समझने में समर्थ हुए होंगे या मूल भाव को इसके ग्रहण किया होगा आपने। अर्थात यह भाव कि कवि इसमें लोकहित या जनहित की बात कर रहा है, अथवा हम कहें कि यह भाईचारे की मूल भावना से रची गई कविता है। और यही भाव ग्रहण जो है, भावपूर्ण पठन जो है, वह भाव ग्रहण के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भाव ग्रहण पहला। यहाँ कुछ एक बातें जो ध्यातव्य हैं। तो कविता के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष या जिसे आप भाव सौंदर्य भी कह सकते हैं, एक कला पक्ष या जिसे आप कला सौंदर्य या फिर शिल्प सौंदर्य कह सकते हैं। भाव पक्ष में कवि का जो मूल भाव है, जो वो कहना चाहता है, जो जिस बात को वो विशेष रूप से रखना चाहता है, और रस भाव पक्ष में सम्मिलित होते हैं। कला पक्ष की बात है जहाँ तक, इसमें अलंकार, छंद आदि होते हैं। जैसे आपने पिछली पढ़ी गई कविता में देखा कि कवि का मूल भाव जो था वो लोकहित या हम कहें कि जन कल्याण अथवा भाईचारे की भावना थी। दूसरा रस को सामान्य रूप से आप इस तरह से समझें, कविता का श्रवण करते समय जो एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति है वही रस है। अनिर्वचनीय इस सेंस में कि आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, कि आप शब्दों में उसे ढाल सकें। वह आनंद है, वह एक भाव है जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वह हो जाता है रस। तो इस तरह से कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष जो होता है वो प्रधान होता है कविता में, और यही भाव ग्रहण जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर भी होगा। आइए दूसरे विकल्पों को देख लेते हैं। गायन दूसरा विकल्प है हमारा। तो गायन देखिए लय और प्रवाह से जुड़ा हुआ है, और जो कि अपनी इसी विशेषता के कारण कह लीजिए कि जो कविता है या जो पद्य है कह लें, वह गद्य से भिन्न हो जाता है अपनी इसी विशेषता के कारण, लय और प्रवाह के कारण। तो गायन पक्ष जो है भावपूर्ण पठन के लिए माने अनिवार्य यहाँ पर नहीं होगा इस प्रश्न के संदर्भ में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और एक जो सौंदर्य तीसरा विकल्प इन्होंने दिया हुआ है, सौंदर्य में बात आपसे हो ही चुकी है कि भाव सौंदर्य कह लें आप, और दूसरा शिल्प सौंदर्य, तो इसमें दोनों समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से यह भी नहीं होगा, और परंपरा का निर्वाह भी नहीं होगा। तो सर्वाधिक समीचीन उत्तर हमारा पहला हो जाएगा, भाव ग्रहण। भाव ग्रहण के संदर्भ में एक बात और भी आप ध्यान में रखें कि ये जो भाव होता है ये पूरी कविता में व्याप्त होता है, ठीक है, और यह कवि के मंतव्य को स्पष्ट करता है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कविता में यह भाव या मंतव्य जो है थोड़े से अस्पष्ट रूप में रहता है, तो आपको और थोड़ी सी गहराई में जा कर के टटोलना पड़ता है। तो इस तरह से 108 का हमारा उत्तर हुआ पहला, भाव ग्रहण। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109, एकांकी के माध्यम से किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? सुलेख का विकास, अनुलेख का विकास, प्रभावी भाषिक अभिव्यक्ति का विकास, और सौंदर्य बोध का विकास। तो देखिए एकांकी के माध्यम से हम तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही है वो राइट आंसर होगा। प्रभावी भाषिक अभिव्यक्ति का विकास हम कर सकते हैं, क्योंकि एकांकी के मंचन में जो संवाद होते हैं वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भाषिक अभिव्यक्ति में प्रदान करते हैं।
जहाँ तक सुलेख की बात है यानी सुंदर लेख, तो इसका कोई सेंस यहाँ नहीं बनता। अनुलेख यानी जिसे आप इमला कह सकते हैं। अनु माने होता है कि पीछे से, लेख माने लिखना, तो पीछे से कोई बोल रहा हो आप उसको लिखते रहें, इसी को इमला को डिक्टेशन भी कहा जाता है। और चौथा विकल्प जो हमारा सौंदर्य बोध का विकास है, तो सौंदर्य बोध कविता की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव है इसका, कविता में इसका विकास ज़्यादा देखा जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110, भाषा के आकलन में किस पर अनिवार्य रूप से बल देना चाहिए? आपके ऑप्शन है, पहला विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, ठीक बात है। दूसरा सुंदर लेखन, तीसरा वर्तनीगत शुद्धता, और चौथा वयस्क जैसे भाषा प्रयोग। तो ये तो आसान सा प्रश्न है। भाषा के आकलन में हम इस बात पर बल देंगे कि विभिन्न संदर्भों में बच्चा किस तरह से भाषा प्रयोग को कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111, जीवनी और आत्मकथा ये विधाएं बच्चों में किस बात की कुशलता विकसित करने में सहायक हैं? आपके ऑप्शन है, पहला शब्दार्थ, दूसरा सांचा अभ्यास, तीसरा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण, और चौथा कल्पना करने में। तो देखिए, जिसे हम जीवनी यानी बायोग्राफी कहते हैं और आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तो इस साहित्य की इन दोनों विधाओं में व्यक्ति के जीवन की विविध घटनाओं और प्रसंगों का वर्णन रहता है। दोनों में अंतर यह है कि आत्मकथा व्यक्ति के स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, जबकि जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन पर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। यही इन दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार ये दोनों विधाएं जो हैं वो बच्चों में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण करने की कुशलता का विकास करने में सहायक है, उस कुशलता को विकसित करने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112, भाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? यहाँ कैरिकुलम की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है, पहला बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में खाई न हो, दूसरा मानक भाषा प्रयोग संबंधी कठोर नियम, तीसरा आकलन संबंधी कठोर नियम, और चौथा पाठ्य पुस्तक को अतिशीघ्र पूरा करना। तो ये सभी विकल्प नहीं होंगे। पहला विकल्प आपका सही है कि पाठ्यचर्या का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि बच्चों के घर की भाषा जो है और विद्यालय की भाषा, उनके बीच में कोई गैप न रहे, अंतराल न रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? ध्यान देना है आपको, 3 हैं कारण, एक जो है वह नहीं है। आपके विकल्प हैं, पहला भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचय, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये है। दूसरा लोक गीतों का सौंदर्य बोध, हाँ ये भी। तीसरा गेयता, और चौथा भाषा के विविध रंग रूप। तो अनिवार्य कारण गेयता नहीं होगी, मतलब लोकगीत केवल गाए जा सकते हैं, गाए जाते हैं या गाए जा सकते हैं, इस आधार पर हम पाठ्य पुस्तक में उनका समावेश कर लें तो ये बहुत ठोस कोई कारण नहीं है। बाकी के जो तीनों कारण हैं कि हाँ भारतीय संस्कृति से की विशेषताओं से परिचय हमें मिलता है, भिन्न भिन्न कल्चर में अलग अलग तरह के लोकगीत प्रचलित हैं, और लोकगीतों से सौंदर्य बोध भी होता है, जैसे पिछले हमने चर्चा की कविता के माध्यम से। तो लोकगीत भी तो एक तरह की कविताएँ ही हैं, और भाषा के विविध रंग रूपों का दर्शन मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114,
भाषा सीखने की प्रक्रिया और भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आपका पहला विकल्प समान है, समान नहीं है, तीसरा बोझिल है और चौथा प्रयासपूर्ण होती है। तो देखिए इसकी कई बार चर्चा की जा चुकी है और पीछे रिपीट भी हुआ है ये प्रश्न। ये दोनों प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, यानी कि समान नहीं है, आपका दूसरा विकल्प होगा। क्यों समान नहीं है? क्योंकि भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है अधिक स्वाभाविक है, सहज, सरल है, अनौपचारिक रूप से चलती है। और जब आप भाषा सीखने की प्रक्रिया पर आएंगे तो ये इसमें एक कृत्रिमता आ जाती है, ज़्यादा अपेक्षा भाषा अर्जन की अपेक्षाकृत कृत्रिम हो जाती है, संस्थागत हो जाती है, या इसे कह सकते हैं आप औपचारिक हो जाती है। और इस तरह से ये सारे अंतर इनमें देखे जाते हैं, तो ये समान प्रक्रियाएं नहीं हैं। आइए अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। समान है तो नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो ही गया। बोझिल नहीं, प्रयासपूर्ण होती हैं। तो देखिए प्रयासपूर्ण की जहाँ तक बात है तो ये भाषा अधिगम या भाषा सीखना जिसे कहते हैं आप, वह होता है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया से अधिक प्रयासपूर्ण होती है। माने प्रयास जो है इसमें चेतन प्रयास किया जाता है, जबकि भाषा अर्जन की प्रक्रिया में अवचेतन रूप से चलती रहती है। वो घर में, समाज से, आस पड़ोस से बच्चा सीखता रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। भाषा शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। भाषा शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। इससे क्या होगा? आपके ऑप्शन है, पहला इससे कक्षा पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा उनकी भाषा बच्चों के लिए भाषिक परिवेश का निर्माण करती है, तीसरा इससे उनकी पदोन्नति यानी प्रमोशन होता है, और चौथा उन्हें सम्मानित किया जाता है। नहीं तो ये नीचे के दोनों विकल्प नहीं होंगे। ये सेकंड जो आपका विकल्प है वो सर्वाधिक उचित है कि अगर स्वयं शिक्षक की भाषा प्रभावी होगी तो उससे जो बच्चे हैं उन या जो भाषा है उनकी, वो बच्चों के लिए एक भाषिक परिवेश का निर्माण करेगी स्वाभाविक रूप से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। व्याकरण शिक्षण की कौन सी पद्धति विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है? यहीं पर एक इंडिकेशन मैं आपको कर दूं। अगर इसे कहा जाए कि सॉरी, फिर से इसको लिख देता हूं मैं, विशिष्ट से सामान्य, तो यहाँ लिखते हैं हम उदाहरण से सामान्य अर्थात नियम। ठीक, कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, या अगर यहाँ कह दिया गया होता कि उदाहरण से नियम की ओर जाती है, तब भी आंसर वही होगा। आपके ऑप्शन है, पहला निगमन पद्धति, दूसरा आगमन पद्धति, तीसरा प्रत्यक्ष और चौथा भाषा संसर्ग पद्धति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, यानी आगमन पद्धति। निगमन में इसका ठीक उल्टा है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगी, या दूसरे अर्थों में हम कह लें तो नियम से उदाहरण की ओर। यह है आपकी निगमन। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार यह सवाल रिपीट होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। यदि बच्चों को उचित भाषा परिवेश दिया जाए तो क्या होगा? आपके ऑप्शन है, पहला वे स्वयं भाषा अर्जित कर लेते हैं, ठीक बात है। दूसरा वे भाषा के नियम रट लेते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं। तीसरा वे भाषा प्रयोग पर ध्यान नहीं देते हैं ना। चौथा परीक्षा में अधिक अंक लाते हैं। पहला ऑप्शन सही है आपका।
वे स्वयं भाषा अर्जित कर लेते हैं यदि उन्हें उचित परिवेश दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118, इनमें कौन सा भाषा विकार नहीं है? आपके ऑप्शन है, पहला, यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पर, पहला है डिप्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिप्लेक्सिया क्या है, इसको डिसलेक्सिया होना चाहिए था, खैर, डिस्ग्राफिया, हकलाना और बड़बड़ाना। देखिए डिप्लेक्सिया ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये डिसलेक्सिया होगा, क्योंकि डिप्लेक्सिया नाम का कोई फ़िलहाल मिला नहीं है मुझे। डिस्ग्राफिया, हाँ ठीक है, डिसलेक्सिया होगा ये, ठीक, ये कहीं मिसप्रिंट हुआ है, छपने में इसमें कोई त्रुटि है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है, और डिस्ग्राफिया ये लेखन विकार या कह सकते हैं आप इसको राइटिंग डिसऑर्डर है। हकलाना जिसे आप स्टटरिंग कहते हैं, ये भी विकार है, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। बड़बड़ाना जो है वो भाषा विकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या करती है? आपके ऑप्शन है, पहला, केवल शिक्षार्थी केंद्रित होती है। नहीं, तो केवल से तो वैसे भी नहीं होगा, आपको पहले भी सीटेट का एक तरीका बता दिए हैं, और वैसे भी नहीं होगा केवल शिक्षार्थी केंद्रित। भाई ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, कीवर्ड आपका क्या कह रहा है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, माने इसका मतलब है उसमें आपका शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों सम्मिलित हैं, ठीक। तो दोनों सम्मिलित हैं, तो किस दृष्टि से हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर विचार करें, ये कहा जा रहा है। शिक्षक केंद्रित होती है तो ये भी नहीं, एक पक्षीय हो गए दोनों उत्तर, एक की तरफ झुक गए। तीसरा, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु के वैविध्य पर केंद्रित होती है। बिल्कुल, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु दोनों की विविधता पर केंद्रित होती है, शिक्षक और पाठ्यवस्तु के वैविध्य पर केंद्रित होती है। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर, वो शिक्षार्थी में जो विविधता है उनको आधार बनाती है और पाठ्यवस्तु के वैविध्य को आधार बनाकर चलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120, भाषा प्रयोग की क्षमता किसके द्वारा संभव है? आपके ऑप्शन है, पहला पाठ्यपुस्तक, दूसरा व्याकरणिक नियमों की जानकारी, तीसरा परीक्षाओं द्वारा, और चौथा भाषा प्रयोग के द्वारा। आसान सा प्रश्न है। तो भाषा प्रयोग की जो क्षमता है या कुशलता कह लीजिए या दक्षता कह लीजिए, प्रोफिशिएंसी जो आनी है, वो किसके ज़रिए ज़्यादा आएगी? भाषा प्रयोग के ज़रिए आएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप भाषा प्रयोग करेंगे तो भाषा प्रयोग की क्षमता आपकी बढ़ेगी। पाठ्यपुस्तक, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, इनका कोई खास रोल, या परीक्षाओं का कोई खास रोल नहीं है उसमें। तो इस तरह से आज की इस चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।